सिस्टम है। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है, इसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली हार्ट पे या उसके अराउंड या उसके सर्कुलेशंस में ये कौन कौन से ड्रग काम करते हैं। बेसिकली इस यूनिट में आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलर के बारे में पढ़ना है, हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है, एरिथमिया के बारे में पढ़ना है और एंजाइना के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या है जो कंटेंट है, वो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ सीवीएस, फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है हीमोडायनेमिक, ये पढ़ना है हीमोडायनेमिक्स। दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसके बाद से पढ़ना है आपको CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करेगा। तो इसके लिए बेसिकली हम तो एक पढ़ेंगे सीवीएस पे, सीवीएस के लिए CHF का बात करेंगे, CHF का कि कंजेस्टिव हार्ट फेलर कैसे होता है और इस पे किस ड्रग से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, वो है हाइपरटेंशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अरिथमिया, क्या देखेंगे अरिथमिया के बाद हम देखेंगे एंजाइना, क्या देखेंगे एंजाइना। कुछ हम लिपिड्स वाले जो ड्रग्स के हैं, लिपिड्स हाइपोलिपिडेमिक्स जो ड्रग्स हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। तभी फिलहाल बात कर लेते हैं हीमोडायनेमिक्स की। तो हीमोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो ये है हीमोडायनामिक्स। तो अगर हीमो की बात करें तो हीमो मतलब होता है ब्लड, और डायनेमिक्स मतलब आप समझ लीजिए कि इसका रनिंग फेज क्या है, ये रनिंग फेज क्या है। मतलब फाइनली ब्लड का रनिंग का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि हम इसमें बात करेंगे सर्कुलेशन की। क्या बात करेंगे? सर्कुलेशन की। हीमोडायनेमिक्स का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे है, अब ब्लड का सर्कुलेशन में हमने कई बार आपको बताया है। ये हार्ट की अगर हम एक फिगर बनाएं और हार्ट में ये 4 चेंबर है, ये राइट आर्टेरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टेरियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट आर्टेरिया में आप देख रहे थे कि सुपीरियर वेना कावा से, ये सुपीरियर, इसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा, ऊपर से जो आता है सुपीरियर, और जो नीचे से ब्लड को लेकर के मतलब बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आता है, ये सुपरफिशियल पार्ट से मतलब ब्रेन से मतलब हेड वाले ट्रंक से लेकर के आता है, और ये नीचे हमारे लोअर मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी से लेके आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर। अब ये राइट आर्टेरिया में ब्लड आता है, राइट आर्टेरिया से ब्लड जो है यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है यहाँ पे अब ये लंग में आता है। किसमें आता है? लंग में आता है, और लंग से ये लंग में आता है, और लंग से फिर ब्लड जाता है फिर किसमें? लेफ्ट आर्टेरिया में। किसमें आता है? लेफ्ट आर्टेरिया। और लेफ्ट आर्टेरिया से ब्लड किसमें जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये यहाँ से अओर्टा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये यही नहीं हो गया कि सर्कुलेशन ऐसा है। अब इसका हम देखेंगे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पूरी बॉडी पे। पूरी बॉडी पे मतलब हमको ये सीरियस फार्माकोलॉजी पढ़ने का जो मेन थीम है कि हीमोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। हीमोडायनेमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ब्लड की जो अगर एक फ्लूइडिटी की बात करें कि जो इसकी फ्लूइडिटी है कैसे फ्लो करता है, इसकी बात करें, अगर इसकी मतलब ये कितना कंसंट्रेट है या कितना ये विस्कस है। तो विस्कस के लिए एक नया टर्म हम आपको देंगे, जैसे अभी आप पढ़े होंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे, जैसे है रियोलॉजी। क्या नाम है? रियोलॉजी में जैसे डायलेटेंट फ्लो पढ़ते हैं आप, या न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीमोरियोलॉजी। कुछ नहीं है, हीमो मतलब फिर ब्लड की रियोलॉजी की बात करेंगे। ब्लड की रियोलॉजी का मतलब इसका विस्कोसिटी की बात करेंगे, इसकी डायल्यूटिव की बात करेंगे, कितना डायल्यूट है, कितना विस्कोसिटी है, और कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं इसको डायल्यूट बनाने के लिए और इसको विस्कस बनाने के लिए। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी जो डायनेमिसिटी है मतलब ये कैसे फ्लो करता है, इसका जो हीमोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। हीमोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें प्रभावित इसको करती हैं। जैसे सबसे पहले हम ब्लड के कंपोजिशन देख लेते हैं। तो ब्लड के कंपोजिशन में हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पे सीधे देख लेते हैं कि 55% हमने प्लाज्मा देख लिया और 45% जो है ये ब्लड सेल देख लिया। ये हमारा ये ब्लड सेल्स है और ये हमारा प्लाज्मा है। अगर इन दोनों की बात करें, जैसे मैं आपको एक बात बताया था
कि ये एक्चुअली में सॉल्युबल नहीं होता है, ये सॉल्युबलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप सस्पेंशन पढ़ते हैं या इमल्सन पढ़ते हैं, इन दोनों को मिक्स करने के लिए एक तीसरा चीज हम इसमें मिलाते हैं, जो मिलाते नहीं नेचुरली हम लोगों के बॉडी में होता है और वो प्लाज्मा में होता है, वो होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये क्या करता है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, इन दोनों के फेज को जोड़ता है, इन दोनों के, जैसे सीरम की और प्लाज्मा के डिफरेंस की अगर बात करें तो कई बार क्लास में बताया हूं कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है लेकिन सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं होता है, और फाइब्रिनोजेन के कारण ही तुरंत विस्कोसिटी में जैसे कोई भी चीज प्लाज्मा में आप करेंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ये ऊपर जो है ये पूरा ऊपर जो ऐसे सुपरनेटेड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इतना परसेंट जो है प्लाज्मा है और इतना परसेंट इसका ब्लड सेल है, और ब्लड सेल्स में आप फिर बात कर सकते हैं ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ब्लड प्लेटलेट्स है। क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स है। और फाइनली इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो किसका होता है, वाटर का। तो आप बताइए कि जो ब्लड है, अगर ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड में एक जो है एक जो वाल है, आर्टरी की वाल की अगर हम बात करें तो आर्टरी के वाल से ये यहाँ पे एकदम इससे फ्रिक्शन से मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा कैसे मूवमेंट होगा, ऐसे होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर इन दोनों के बीच की बात करें, इधर से तो ऐसे होगा, लेकिन बीचों बीच में हम बात करें तो ये सीधे सीधे ऐसे जाएगा, इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसमें हीमोडायनामिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक और भी चीज आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी आप इसको समझ लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है, बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चंस भी आपको नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट बेसिक कंसेप्ट। अगर हम हार्ट की बात करें कि हार्ट में जैसे मान लीजिए ये हार्ट हमारा है, ये हार्ट का चेम्बर है ऐसे, अब यहाँ से कोई आर्टरी निकल रही है ऐसे, दिखते हैं कई बार आपको ये फिगर में क्लास में बता सकता हूँ, आप जब पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में भी तो आपको पढ़ाया हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से कोई एक आर्टरी निकली, फिर यहाँ से भी मान लीजिए ये छोटे छोटे आर्टरीज में, फिर ये भी निकला ऐसे, ऐसे निकला, फिर ये कैसे निकला, फिर ये ऐसे ऐसे। तो अगर हम बात करें ये ऐसे है ऐसे, अब यहाँ पे हम देखें तो फिर एक छोटा निकला, फिर एक यहाँ पे ऐसे छोटा निकला, स्मॉल में ये चेंज होता जा रहा है ऐसे, स्मॉल में ये चेंज होता जा रहा है ऐसे, ये ऐसे निकल जाएगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा, फिर इसको हम देखें तो ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे, कई ब्रांचेज में चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये कई ब्रांचेज में चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये कई ब्रांचेज में चेंज हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से कोई निकल रहा है तो ये ऐसे निकला, फिर इसमें से भी एक ब्रांच निकल गया, फिर इसमें से भी एक ब्रांच निकल गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसमें और इस यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसमें ये अंतर होगा। तो ये सेंट्रल है और ये पेरिफेरल है, तो इसमें धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। इसको आपको ये हेल्प करेगा किसमें, जब हम आपको बीपी पढ़ाएंगे तो बीपी इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द पेरिफेरल रेसिस्टेंस। मतलब ये जो कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है इन दोनों को ये अफेक्ट करता है। कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है इसका जो प्रोडक्ट होता है ये बीपी को अफेक्ट करता है। तो कार्डियक आउटपुट निकाल लेते हैं, और कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कार्डियक आउटपुट के लिए देख लेते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट के लिए एक और फार्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए हम लोग निकाल लेंगे इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम कई सारे बुक में 140 ml दिया है, कई सारे में 35 दिया है, चलिए मैं 135 पे आपको चला रहा हूँ। और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है आपका 65, ये होता है 65। तो 5 में से 5 गया 0 और 30 में से 6 गया कितना हो गया 70। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया आपका 70 ml, कितना हो गया 70 ml। अब अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हीमोडायनेमिक्स। क्या बता रहा हूँ बेटा, हीमोडायनेमिक्स। हीमो मतलब ब्लड, हीमोरियोलॉजी और हीमोडायनेमिक्स। जैसे आप पढ़े हैं फार्माकोडायनेमिक्स, इसी तरह फार्माकोडायनेमिक्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी आपने पढ़ा। अब मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट द ब्लड डज टू द बॉडी, लेकिन हम ये कहना बहुत वेरी इजी होगा, व्हाट how the blood circulate throughout the body, how the blood circulate throughout the body from the central compartment to the peripheral compartment. So what is the central compartment? The central compartment होगा आपका heart,
उसमें भी बेसिकली होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से हम बात को आपको समझाया कि मतलब हीमोडायनेमिक्स ये है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, 4 चैम्बर हार्ट का होता है। फाइनली हम आ गए कि बीपी से कैसे अफेक्टेड होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अगर हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़े, अगर इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे कैसे फ्लो होता है, तो आप बर्नौली थ्योरम पढ़े होंगे या टर्बुलेंट फ्लो पढ़े होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो आपको पढ़ाया तो मैं आपको रिवीजन करा दूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो फिर रिवीजन करा देता हूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो बीचों बीच का, टर्बुलेंट फ्लो ऐसे होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे होगा ब्लड को। तो अब ये मैं बताना चाहता था कि कोई एक आर्टरी है, इसका डायमीटर इतना है, और जियो जो ये पेरिफेरी में जाएगा, जियो जाएगा, ये छोटे छोटे स्मॉल आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, सेंट्रल से पेरिफेरी में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो कि यहाँ पे थोड़ा फिगर को दिखाइए प्लीज, यहाँ पे जैसे मान लो ये आर्टरी है, अब यहाँ पे ये छोटा कई आर्टरी में ये चेंज होगा, जैसे यहाँ पे आया एक और ये आर्टरी में ऐसे चेंज हो गया, ये बदल के ऐसे चेंज हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आकर के फिर एक चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ये चेंज हो गया, फिर ये चेंज हो गया, फिर यहाँ के बाद चेंज हो गया, ये चेंज होता जा रहा है। तो इससे प्रेशर, अब इसी बीच में मान लीजिए कि जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की आप बात करेंगे, फिर आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे, फिर लिपिड का लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन घट गया, फिर ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे, कुछ ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के चलते भी ये बढ़ता है, इसके भी बात करेंगे। तो ये मेन मतलब ये है कि क्यों हीमोडायनेमिक्स आप पढ़ा रहे हैं फार्माकोलॉजी में, बड़े सीरियस फार्माकोलॉजी में, कि कौन सा ड्रग है, मतलब हार्ट पे कौन से ड्रग्स उसको अफेक्ट करेंगे हार्ट को। भाई हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम कैसे बना था, अब वो फर्स्ट याद दिला देना था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एटम बना था, एटम से फिर एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बना था, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना था, और मैक्रो मॉलिक्यूल से क्या बना था, मैक्रो मॉलिक्यूल से जैसे डीएनए आरएनए एक कंपाउंड बन गया था, फिर उससे सेल बन गया था, फिर उससे टिश्यू बन गया था, टिश्यू से ऑर्गन बन गया था, और ऑर्गन से सिस्टम बन गया था, और उसी सिस्टम में से ये है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस ड्रग से कैसे अफेक्टेड होता है, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी में। क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी, मतलब ये बेसिकली इस सिस्टम से अफेक्टेड होने वाला फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे सीरियस फार्माकोलॉजी। अब फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि अगर ये बीपी की बात करें, जैसे मान लीजिए जो प्रेशर यहाँ पे होगा और जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो अलग होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पे इसका डायमीटर कम है। तो अगर हम ऐसे भी बात करें, प्रेशर की बात करें, जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, तो कोई पतला पाइप है, और कोई चौड़ा पाइप है। जैसे हम लोग पढ़े थे A1V1 इज इक्वल टू A2V2, क्या पढ़े थे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 पढ़े थे, अब फिजिक्स में पढ़े थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एरिया बढ़ेगा तो हमें प्रेशर का क्या P बराबर क्या होता है, H D एंड G। तो चलिए D G की हम बात करें, डेंसिटी फिक्स है ग्रेविटी के चलते और हाइट के चलते। तो देखिए ये वाला जो पानी गिरेगा ये यहाँ पे गिरेगा, यहाँ वाला जो पानी गिरेगा थोड़ा सा यहाँ पे गिरेगा, और ये वाला थोड़ा यहाँ लास्ट तक गिरता है। तो प्रेशर सबसे ज्यादा नीचे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जहाँ भी एरिया ज्यादा होगा, सेक्शनल एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, वहाँ पे प्रेशर कम होगा। इसी चीज को पढ़ाने के बाद में आपको आ गया कि बीपी कैसे हम निकालेंगे। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कैसे होगा, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो बीपी इज इक्वल टू क्या है, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इसको समझाने के लिए हमको जाना पड़ा कि कार्डियक आउटपुट को हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा स्ट्रोक वैल्यूम, क्योंकि देखिए कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वैल्यूम इज इक्वल टू ये है मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वैल्यूम क्या है, ये स्ट्रोक वैल्यूम क्या है, इसी स्ट्रोक वैल्यूम को हम लोग कार्डियक आउटपुट से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रोक वैल्यूम क्या है, इन डायस्टोलिक वैल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वैल्यूम। अब इसको और इजी नहीं और इजीएस्ट कर देता हूं। इन डायस्टोलिक वैल्यूम मतलब जो मायोसाइट्स होते हैं, कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं, वो स्ट्रेच करने से पहले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले जो उनका फेज में जो उनका वो होता है, प्रेशर होता है, उसको लोग बोलते हैं इन डायस्टोलिक वैल्यूम। इसी को लोग बोलते हैं प्रीलोड। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीलोड। क्या बोलते हैं, प्रीलोड। अब बाद में इन सिस्टोलिक वैल्यूम को लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड, ठीक है। कहीं से आप आ रहे हैं तो आप जैसे कोई टेम्पो है उसमें 10 लोगों को बैठा लिया तो उसका वो प्री लोड हो गया। अब बाद में वो 4 लोगों को ही लेके जा रहा है, 5 लोगों को छोड़ दिया, 9 लोगों को बैठाया था, तो अब उसका जो बाद में बचा वो होगा इन सिस्टोलिक वैल्यूम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हार्ट में डायस्टोल से कितना ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल की सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिजल्टेंट पे बात कर लेते हैं कि कितना ब्लड इसके में आया। अब इस आने के बाद कितना ब्लड ये बाहर फेंक दिया, कितना ब्लड को ये बाहर दे दिया, इजेक्ट कर दिया। अब इजेक्ट करने के बाद जो बचेगा वो होगा इन सिस्टोलिक वैल्यूम, और जितना ब्लड टोटल आया था वो होगा इन डायस्टोलिक वैल्यूम। मतलब डायस्टोल से जब डायस्टोल इंड हुआ तो कितना वैल्यूम था, और जब सिस्टोल हुआ
तब ये इन सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था। तो ये जब आया था टोटल ब्लड दिया था 135 ml और ये ब्लड जो है ये 65 ml इसमें बच गया। तो कितना ब्लड जो है बाहर निकला, तो ये निकला आपका ब्लड 70 ml। तो ये हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 ml। वन सेकंड देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज अबाउट 135 ml माइनस 65 ml, and this is the difference between, मतलब the difference between the interstitial volume and insystolic volume, that is known as the stroke volume, and that is about 135 minus 65 is equal to 70। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 70। अब हम आते हैं बीपी को। तो बीपी के लिए हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस वही जो मैं आपको बताया था कि सेंटर से धीरे 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 आएगा, तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, जैसे मान लो, फिर बार अपन को मैं समझा रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बीपी में हर जगह यही काम करेगा। देखो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, तो मान लो कि कोई यहाँ से ब्लड आ रहा है, ऐसे देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, एक और ध्यान से आप पढ़िए, ये मान लो कि ये आर्टरी छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से इसका प्रेशर हट जाए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर आगे कोई भी ये छोटा छोटा बन गया, ये छोटा छोटा बन गया, ये छोटा छोटा कोई भी ऑब्स्ट्रगल आएगा, तो प्रेशर क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है। और जब कोई ऑब्स्ट्रगल आएगा तो ब्लड का प्रेशर कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। मतलब कोई ऑब्स्ट्रगल आ गया, कोई अवरोध आ गया, ब्लॉकेज हो गया, या मान लो आर्टरी और छोटा हो गया, या थ्रोम्बाइड डिपॉजिट हो गए, या मान लो कि लिपिड का डिपोजिशन हो गया, तो इसके साथ क्या होगा, ये ब्लड तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। प्रेशर, आप प्रेशर दबा रहे हैं, आगे कोई ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको मौका करेगा, बैक करेगा। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। डिटेल में पढ़ना है तो गाइटन एंड हॉल में फिजियोलॉजी बुक में पढ़ सकते हैं, गाइटन एंड हॉल, और आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं डाल दूंगा, आप उसमें कर दीजिएगा, या हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो ये बैक प्रेशर जो होगा इंपीडेंस के फॉर्म में, यही है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो पेरिफेरल मतलब ये ब्रेन है, ये हार्ट है, और हार्ट से जो नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये पेरिफेरी है, ये सेंटर है, ये पेरिफेरी है, तो प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब फाइनली ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बीपी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, किसी भी बीपी बढ़ेगा। अब इस केस में स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू था स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। अब इसके में ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था हम देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml, और हार्ट रेट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 70। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5000, मतलब 5 लीटर के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। दैट इज अबाउट द कार्डियक आउटपुट। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम आपको बताएंगे, अभी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। आज हम पढ़ रहे थे जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। टुडे आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट cardiovascular pharmacology, in which I am in first intention I am discussing about hemodynaमिक्स। हीमो मतलब ब्लड, एडेनिमिक्स मतलब उसका रनिंग, मतलब उसका सर्कुलेशन, हाउ टू ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, हाउ इट इज इफेक्टेड बाय द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, how it is affected by the peripheral resistance, how it is affected by some obstruction means there's a low density lipoprotein or blockage or thromboid or lipid content or triglyceride or many more. How BP is equal to cardiac output multiplied by the peripheral resistance, और peripheral resistance क्या है इसके बारे में भी बता दिया, cardiac output क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम से निकालते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। थैंक यू।